कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए, यानी दिसंबर जनवरी 2022 और 23 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसके संबंध में हमने ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करेंगे, जिसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी बुक से होगा, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी से होंगे, यानी कंप्लीट ईवीएस की प्रैक्टिस है यहाँ पर आपको मिलेगी। 100% सीटें इस बार ज़रूर पास होंगे आप, अगर आप नोट्स, लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस से तीनों चीज़ों अच्छी तरीके से आप करते हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ताजमहल के पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यह किस रूप में पृथ्वी पर आती है? रक्त वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा, काल वैशाखी। देखिए ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते, देखिए अगर सीटेट को पेपर फर्स्ट अगर सीटेट पास करनी चाहिए, पास करना चाहते हैं आपको, तो ईवीएस में मुकम्मल अच्छी तरीके से पकड़ बनाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 3 से क्लास 5 तक आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, जो कि बहुत सारे बच्चों को अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर ये बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप क्या करेंगे, हमने इन बुक के सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट के और सभी सिलेबस के पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर करके रखा है नोट्स में। आपको नोट्स ले लेनी चाहिए। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको कोई भी बुक, ना सीडीपी, ना ईवीएस, ना मैथ्स, कोई भी बुक खरीदने की आपको यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये थी एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद पैडागोजी की जो 15 नंबर आपको पैडागोजी आते हैं, 15 नंबर आपको बुक पर्सन से पूछ जाते हैं। तो पैडागोजी वाले फॉर्म हमने पॉजिटिव नेगेटिव थॉट के आधार पे बात कर चुके हैं, और रेगुलर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग भी ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड भी पढ़ाया जा रहा, तो सभी टॉपिक पर कवर आपको अच्छी तरीके से की जा रही है। तो आप टेंशन मत करें, सीटेट 2022-23 आपको आराम से और अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। चलिए, ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। रक्त वर्षा होती नहीं, काल वैशाखी तो कोई यहाँ पर लेन देन है नहीं। नदी पर जल विद्युत उत्पादन हेतु बांध बनाने से आसपास के लोगों का विस्थापन होता है, आसपास के पर्यावरण में बदलाव हो सकता है, इससे प्रदूषण नहीं होगा। उपरोक्त सभी। देखिए अगर किसी चीज़ में हम डैम बनाते हैं, नदी पर बांध बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, आपके ऑप्शंस पूछे हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन ये तर्कपूर्ण भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर डैम बनाने से, बांध बनाने से क्या हो सकता है। देखिए ये एरिया है आपके, और ये एरिया है। यहाँ पर हमने नदी का एक डैम बना दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर डैम बना दिया। तो यहाँ से जब पानी फ्लो कर आती थी तो नॉर्मल इस इलाके में भी आती थी। डैम बनाने से यहाँ पर पानी का ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगी। एक ये वाली एरिया को बचाने के लिए ये एरिया में पानी को ओवरफ्लो करनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों का विस्थापन, यानी इस एरिया से आके यहाँ पर आना पड़ता है, दूसरे एरिया में उसको जाके शिफ्ट करना होता है। इससे पर्यावरण बदलाव, हाँ बिल्कुल, इससे पर्यावरण बदलाव को देखा जा सकता है। पर्यावरण बदलाव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में अत्यधिक पानी जमा होने से यहाँ पर यहाँ सूखा तो नहीं होगी, लेकिन बहुत जगह पानी नहीं पहुँचेगी। ओवर पानी होने से खेती की फसलों नुकसान होंगी, पेड़ पौधे नुकसान होंगे, लंबे समय से पानी रुकने से बहुत चीज़ों का दिक्कत आ सकती है। इससे प्रदूषण तो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ए बी सी तीनों सही है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण की में प्रयुक्त कौन सी गैसें हैं? चलिए राइट आंसर बताइए। जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के माध्यम से यहाँ पर ये गैसें यहाँ पर उत्पन्न होती है। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से बुक से लिया गया है। हमने कहा कि अगर आपको पेपर फर्स्ट, अगर अगर आपको पेपर फर्स्ट सीटेट के पास करना तो कक्षा क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़नी होगी, ये ईवीएस की आएगी। अगर आपको क्लास सेकंड यानी पेपर सेकंड को पास करना तो 6 to 8 को यहाँ पर देखनी होगी। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसकी, ना तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है,
ना ही कहीं खोजने की ज़रूरत है, आपको जल्दी मिलेगी भी नहीं एनसीईआरटी वाली बुक। मोटे मोटे लंबे किताब आते हैं, आप सिर्फ नोट्स पढ़ लें, बाकी चीज़ें हम पर छोड़ दें। हमने आपको लंबे समय के एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पर बता के रखा है, ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? शोला, स्टेपीज, लानोस, सवाना। भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, पश्चिमी घाट के अगर मैदानों की बात करें तो यहाँ पर इसको शोला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। असम में स्थित काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण से प्रसिद्ध है? ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आपको पता है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे ही एग्जाम या फिर प्रैक्टिस सेट में अगर आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको लगेगा ये एग्जाम क्या पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना जल्दी एग्जाम्स कैसे क्रैक कर, हम इतना जल्दी एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। आपको बिलीव नहीं हुआ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं 100%। तो एनसीईआरटी वाली बुक तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो फिर ज़्यादा परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक खोजते हैं, मतलब उसे अभी भी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कहाँ पढ़ना, क्या सिलेबस है। ज़्यादा कुछ नहीं, आप हमारे साथ बने रहें, आपको सिलेबस भी बताई जाएगी, तैयारी भी करवाई जाएगी। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको सिर्फ हमारे साथ बने रह के पढ़ना और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाथी के लिए, उड़ने वाले गिलहरी के लिए, गेंडा के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए असम में स्थित काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? आपने अगर नेशनल ज्योग्राफी चैनल वाले वीडियो देखे होंगे तो असम वाला जो एक वीडियो हमने देखा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि एनसीईआरटी बुक्स में भी है लेकिन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो ये गेंडे से प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। परभासी वह वस्तु होती है जिसमें से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता, प्रकाश स्पष्ट रूप से नहीं गुजरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। परभासी क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं गुजरती, पहला। बिल्कुल नहीं गुजरता, ये भी गलत होगा। परभासी की अगर हम बात करें तो प्रकाश स्पष्ट रूप से नहीं गुजरती, कुछ क्षण के थोड़ी मात्रा में गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा पर यह बल क्या होता है? कोई वस्तु का भार होता है उस वस्तु के पृथ्वी द्वारा लगाया, ग्रेविटी के कारण होती है। मान लीजिए आपकी वजन है मान लीजिए 60 kg आपकी वजन है, तो 60 kg वजन तब होगी जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको 60% होगी। अगर आप खुद को दूसरी जगह अगर जांच करेंगे, नापेंगे, तो बहुत कम होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर नहीं होगा, तो जिस एरिया में नहीं होगा तो वहाँ पर आपको 60 kg वजन नहीं होगा। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर आप उस चीज़ों की वजन कितनी होगी, कितना गुना होता है, कितना बटा गुना होता है, ये चीज़ें पूछा गया। 116 होता है, ठीक है। अगर हम 10 kg भार आपकी यहाँ पर चंद्रमा पर 10 kg होगा तो यहाँ पर 60 kg होगा। अगर आपकी जो वज़न होगी यहाँ पर 60 kg है तो चंद्रमा पर खुद को मेजर करेंगे तो सिर्फ 10 kg का आप वहाँ पर पाएंगे। 1/6, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में तो कई बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी संरक्षण पर्यावरण अध्ययन में शामिल नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, ऐसा कौन है जो पर्यावरण के संरक्षण में शामिल नहीं है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, आर्थिक संरक्षण। देखिए, पर्यावरण की बात करें तो मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण है, वन्य संरक्षण है, तो क्या नहीं है? आर्थिक संरक्षण। ये इकोनॉमिकल जो होती है ये नहीं होती, इकोनॉमिकल सेवेस, तो इकोनॉमिकल सेवेस पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या नहीं हो जाएगा? डी नहीं होगा। आपको पता है जो नहीं होगा उसे हम टिक करते हैं। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में 3 सही होते हैं, तीनों सही हो जाएंगे। एम एस स्वामीनाथन संबंधित है मत्स्य पालन से, भूरी क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? चलिए, एम एस स्वामीनाथन के बारे में सवाल कई बार सीटेट में पूछा गया है और हमने भी आपको कई बार इसको डिस्कस करके बताया है। अगर आपने पिछले वाली प्रीवियस वाली वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से बता पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी।
तापमान बढ़ने पर किसी किसी विलयक विलयक विघटन दर बढ़ता है, घटता है, एक समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तापमान को बढ़ने पर किसी विलयक घटन पर जो बढ़ता है घटता है, तापमान एक समान रहता है, कैसा होता है? अगर हम बात करते हैं विलयन घटन तापमान बढ़ने पर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो बढ़ जाता है। गोलकुंडा का किला किस लिए प्रसिद्ध है? अपने ध्वनिक प्रणाली के लिए, अपने जल प्रणाली के लिए, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। गोलकुंडा का किला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ें पूछा गया आपसे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों जो होगा इनमें से, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ध्वनिक प्रणाली के लिए, जल प्रणाली के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन, हालांकि क्वेश्चन ईवीएस से है, लेकिन आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं, और आपको जब आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद आपको अगर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आजकल देखने के लिए मिलते हैं। तो सीटेट में ईवीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, कुछ क्वेश्चन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पढ़नी होगी, कुछ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के भी पढ़ने होंगे। तो नो डाउट आपको सभी क्वेश्चन को क्लियर यहाँ पे करवाई जाएगी, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की शक्तियों से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, राष्ट्रपति के महाभिनियोग से। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो होता पंचायती राज से संबंधित है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मीन माता रोग का कारण है लौह युक्त जल से, पारा युक्त जल से, तांबा युक्त जल से, कैडमियम युक्त जल से। मीन माता सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। मीन माता रोग किससे संबंधित है? तो ये पारा जल युक्त संबंधित है। जल में अगर पारा की युक्ति होगी, पारा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मीन माता रोग होने की संभावनाएं देखी जा सकती है। टीन खेती एक प्रकार की झूम खेती है। झूम खेती के बारे में एक डिटेल वाली वीडियो आपको मिल चुकी है। झूम खेती किस राज्य में होती है, क्या होता है, किसे कहते हैं, डिटेल में आपको तो ये हम बता चुके हैं। यह किस राज्य में होती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। झूम खेती जो होती है किस राज्य से, टीन खेती एक प्रकार का झूम है, झूम खेती है, लेकिन ये किस राज्य में मिलती है, किस राज्य में होती है टीन खेती या झूम खेती? देखिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस पक्षी की आंखें चेहरे पर आगे की ओर स्थित होती है? मोर, पेलिकन, उल्लू, कलचिड़ी। कौन ऐसे पक्षी हैं जिनकी आंखें चेहरे पर आगे की ओर होती है, मतलब उसके जस्ट फ्रंट साइज में यहाँ पर होती है? अगर हम बात करें तो उल्लू वाली बात होगी। वो अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकती है, मतलब जितनी चीज़ें वो सीधा सामने से देख सकती है उल्लू, उतनी चीज़ें वो अपने पीछे भी देख सकती है। इसीलिए अपनी, अगर हमको लगता है, यहाँ पर हमें लगता है हम लोगों को कि उल्लू अपने गर्दन को झुका के पूरी चीज़ें देख सकती है, यानी अपने उल्लू अपनी गर्दन को झुका के आगे जितनी दूर देख सकती है, जितना चीज़ें देख सकती है, पीछे भी देखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी आँखें झुकाती है, वो अपनी आँखें को घुमा लेती है, और आगे और पीछे दोनों उतना ही बराबर देख पाती है। पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान, विचार गोष्ठी, वर्णन, भूमिका निर्वाह। पर्यावरण शिक्षण, चलिए पेडागोजी वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए, शिक्षण वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए। एनसीईआरटी हमने कहा कि 30 क्वेश्चन आपके जो सीट सभी टॉपिक में, 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीटेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। तो 30 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस में भी पूछे गए हैं, तो 15 नंबर हमने क्या कर लिया, 15 नंबर हमने एनसीईआरटी से कर लिया। अब जो हमारे पास 15 नंबर आएगा, इनमें से आपको पर्यावरण शिक्षण से आएगी, उसके बाद जो आपकी क्वेश्चन आएगी वो वो पेडागोजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है।
पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विचार गोष्ठी, वर्णन, भूमिका निर्वाह। चलिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षण से संबंधित आगे क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आपने अगर सीडीपी पढ़ा होगा, सीडीपी में भी क्वेश्चन ये मिल जाएगी, आपके हिंदी में भी ये चीज़ें मिल जाएगी, आपके इंग्लिश में भी सिर्फ वर्ड चेंज होंगे, शब्द चेंज होंगे, वही रहेगी। आपके मैथ में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पेडागोजी वाले फॉर्म में, शिक्षण वाले फॉर्म में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन, ऐसा टॉपिक है, वो सभी सब्जेक्ट में घुस जाते हैं। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? विद्यालय में उपस्थित के समय शिक्षार्थियों के कौशलों का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय शिक्षार्थियों की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय शिक्षार्थियों को प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षार्थियों के कौशलों का मूल्यांकन करना, ये नहीं होगा। उपस्थित के समय शिक्षार्थियों की रुचि का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं होगा। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। शिक्षार्थियों का प्रत्येक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। प्रत्येक सभी पहलू का यहाँ पर बात की गई है, सभी पहलू का, सभी पहलू के मूल्यांकन का उपस्थित करना, देखना। ठीक है, आगे बढ़ते। एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अच्छे शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण व्यवस्थित, निश्चित उद्देश्य से युक्त होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3, 3 2 3 4। ऑप्शन सी है 1 3 4। ऑप्शन डी है 1 2 3 4। यह सभी राइट आंसर बताइए। आप पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन 1 2 3 4 कौन से होंगे? अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, शिक्षण का आधारित होती है। 2 हो जाएंगे, अच्छे शिक्षण व्यवस्थित होते हैं, ये भी हो जाएंगे। लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3 आपको पता है कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप डिटेल में देखोगे तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वक्त देके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता? जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, आर्थिक संरक्षण। हमने यही तो क्वेश्चन आगे पीछे अभी किया, आर्थिक संरक्षण को शामिल नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन एकीकृत पाठ्यचर्या, इसकी अनुशंसा की थी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1988, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975। पर्यावरण एकीकृत पाठ्यचर्या है, इसकी अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसकी जो एकीकृत की थी, ऑप्शन नंबर ए, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000। चलिए, बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया है? सामूहिक चर्चा का आयोजन करना, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करना, बच्चों को एक एक पेड़ अपनाने एवं उन्हें पोषित करने के लिए प्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों के बारे में? देखिए, सामूहिक चर्चा से संवेदनशील होगा नहीं, प्रतियोगिता पोस्टर से भी नहीं होगा। एक एक पेड़ अपनाने के लिए, उसे पोषित करने के लिए आप उसे कहेंगे कि एक पेड़ लगाइए और उसे पोषित कीजिए, मतलब उसे आप बड़ा कीजिए। तब जब तक आप उसे बड़ा नहीं करेंगे, उसके बारे में गहन अध्ययन नहीं करेंगे, आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तभी वो बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उदाहरण अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण को दर्शाता है? किसी बच्चे के द्वारा कॉलोनी में लगी आग का वर्णन करना,
किसी बच्चे के द्वारा बिजली के झटके के लगने का वर्णन करना, किसी बच्चे के द्वारा आंखें देखी सड़क दुर्घटना का वर्णन करना, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कॉलोनी में आग लगने का वर्णन करना, ये भी सही होगा। दृष्टि वाले मतलब जो चीज़ें देखकर अधिगम होता है। किसी बच्चे को बिजली के झटके को लगने का वर्णन करना, ये भी सही होगा। आंखों देखी सड़क दुर्घटना, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण स्रोत समुदाय है क्योंकि आसानी से उपलब्ध है, वे अनुभवी एवं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, अत्यंत विशाल एवं ज्ञान का भंडार होता है। सवाल समझिए, बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण स्रोत समुदाय होता है, मतलब हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करें आसानी से तो उपलब्ध हो जाते हैं, अनुभव एवं बुजुर्ग व्यक्ति भी मिलते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है, बाजी मार लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक परिस्थितियाँ सीखने का अवसर देती है। क्या देती है? वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर यहाँ पर आपको देती है समाज। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा की गतिविधि है? चित्र अध्ययन करना, क्षेत्र भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, मानचित्र का उपयोग करना। अब यहाँ पर लगाइए ऑप्शन नंबर, क्या राइट आंसर होंगे? ए बी सी डी। चलिए, अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन कक्षा के बारे में तो यहाँ पर चित्र का अध्ययन करना, ये भी सही होगा। क्षेत्र भ्रमण करना पर्यावरण के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना यानी ब्लैक बोर्ड की यहाँ पर बात की गई है, ब्लैक बोर्ड को प्रयोग करना, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मानचित्र का प्रयोग करना, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 डी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संकेतांक में शामिल है अवलोकन एवं रिपोर्ट, पूछताछ, व्याख्यान एवं वर्गीकरण, अभिव्यक्ति। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे बताइए। अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के संकेत के बारे में, अवलोकन एवं पेंटिंग, ये भी संकेत से आते हैं। पूछताछ, ये भी अगर किसी से पूछताछ कर रहे हैं आप तो ये भी एक संकेत के रूप में आता है। व्याख्यान, वर्गीकरण, अभिव्यक्ति, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण का उद्देश्य है प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करना, समुदाय के साथ वार्तालाप का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए, अपना राइट आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना है। देखिए, प्रत्यक्ष सूचना ऑप्शन सही हो जाएगा। समुदाय के साथ वार्तालाप का अवसर प्रदान करना सही हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रति संवेदनशील बनाना, ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की थीम नहीं है जल, आवास, यात्रा, सौरमंडल। क्या इनमें चीज़ें हैं जो पर्यावरण की थीम नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार? देखिए, हम पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। इसके चारों ओर जो चीज़ें हैं इसे हम क्या कहते हैं? ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है सौरमंडल, ये पर्यावरण की ओर से बाहर है, तो इसे नहीं कहते हैं। जल है, आवास है, यात्रा है, ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ 3 नेगेटिव क्वेश्चन है, तो 3 आंसर सही होंगे। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का अवसर देना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, केवल लिखित जानकारी होनी चाहिए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर करनी चाहिए। देखिए, सिंपल आंसर है, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अगर हम नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो इसके माध्यम से राइट आंसर कैसे चूज करेंगे? सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए। अवसर देंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड। हमको क्या करना है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो 3 ऑप्शन हमें सही ढूंढना है, तो ये सही हो गया। रटकर सीखने के हतोत्साहित। देखिए, आप कहेंगे कि सर आपने कहा था जो चीज़ें रटकर सीखी जाती है वो अस्थायी ज्ञान नहीं होती, मतलब एनसीएफ 2005 कहता है किसी को रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है, आप अगर कहते हैं, लेकिन यह हतोत्साहित है क्योंकि नेगेटिव को नकारात्मक कह रहा है कि नेगेटिव को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हतोत्साहित उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोत्साहित होता तो और हटा देते हैं। अब आते हैं, ये चीज़ें पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर करना, यह भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी, बी, ए। अब बातें हैं ये केवल लिखित परीक्षा, ये गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बच्चों को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहने से उनमें सृजनशीलता का विकास होता है, उनको पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग को समझने में मदद मिलती है। आगे बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शंस को। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, रद्दी सामग्री को उपयोग करने से उसमें सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी आएगी, सही हो जाएगा। उनको पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण करने की बात होगी, तो वो भी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर अगर देखें तो उपरोक्त सी हम लगाएंगे, उपरोक्त में से दोनों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, सामूहिक वार्तालाप, सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। कक्षा 3 का विद्यार्थी है, प्राइमरी लेवल का, प्राथमिक का ये विद्यार्थी है, ठीक है, प्राथमिक का विद्यार्थी है। विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा होगा? प्रयोगशाला प्राइमरी लेवल के नहीं होगा, व्याख्यान मतलब डिटेलिंग हम बच्चों के लिए नहीं कर सकते, सामूहिक भी नहीं होगा, या फिर सृजनात्मक होती होगा, क्रिएटिविटी भी आएगी जो एक्टिव रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के 30 क्वेश्चन। मिनिमम इसमें 25 करने हैं। आपके कितने राइट आंसर हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, सीटेट 2022 को क्रैक करने के लिए ईवीएस की नोट्स आपको लेनी चाहिए। ईवीएस की कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, सभी के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।